खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितना हो सके उतनी ज़्यादा करो। तो आइए हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट आज 15 देखेंगे, जिनमें से हम हिंदी साहित्य और हिंदी के व्याकरण के प्रश्नोत्तरी को इस मॉक टेस्ट में अभ्यास प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देख रहे थे। और यह जो है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, कल जो है हमने मॉक टेस्ट 14 में जो है कुल 100 प्रश्नों को सॉल्व किया था, तो उसके आगे का जो प्रश्न है उसको हम इस वीडियो में आज पूरे कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो 101 प्रश्न पूछ रहा है कि सरहपा का जो संबंध है वह निम्नलिखित में से किससे है? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, रासो साहित्य, रासो काव्य या फिर जैन काव्य। तो इसका जो सही उत्तर हम देखेंगे कि सरहपा का जो संबंध निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, किसके अंतर्गत आते हैं सरहपा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, यानी जो सरहपा है वह सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। सरहपा कौन है? तो सरहपा जो होते हैं वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, और इनको हिंदी का प्रथम कवि मानता कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी जो है उनको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और ये जो है इनको बौद्ध धर्म का जो है सहजयान वज्रयान जो है प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है सरहपा जी को। अगर पूरा देखा जाए तो इनका कई अन्य नाम भी, यानी इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इनको जो है राहुल भद्र, सरोज व्रज और पदम व्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से सरहपा जो है सिद्ध साहित्य के अंतर्गत एक हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे देखते हैं 102 प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में कौन जो है अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि पूछा, इनमें से कौन से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हम पहले देख लेंगे, तो फिर इसका जो हम व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर जानेंगे। तो 102 का जो सही उत्तर है तो डी वाला बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि जो अष्टछाप के कवि जो है वो सुंदरदास जी नहीं आते हैं। अगर देखा जाए अष्टछाप की जो स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना जो है 1565 ईस्वी में होती है। कब होती है? तो 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना होती है। और कौन करता है? तो अष्टछाप की स्थापना जो है महाप्रभु बोल सकते हैं वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं विट्ठल नाथ जी अष्टछाप की स्थापना करते हैं। इनमें जो है श्री कृष्ण की जो है लीला में जो है उनके जो भक्ति में बिल्कुल लीन रहते हैं। तो इनमें कुछ 8 कवि आते हैं। कितने कुल कवि आते हैं? तो कुल 8 कवि आते हैं जो श्री कृष्ण की भक्ति भावना में लीन रहते हैं। तो उन्होंने जो है अष्टछाप मिलकर की स्थापना करते हैं, जिनमें से कुल 8 कवि आते हैं। और वे 8 कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं, परमानंदास जी हैं, नंददास जी हैं और कृष्णदास हैं, गोविंद स्वामी हैं, कुंभन दास जी, छित्त स्वामी और चतुर्भुज दास जी। ये जो है कुछ 8 कवि जो है अष्टछाप मिलकर मतलब अष्टछाप की जो है स्थापना करते हैं। तो इसमें पूछा कि अष्टछाप कवि इनमें से ऑप्शन विकल्प में कौन नहीं है? तो सुंदरदास जी जो है अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। और स्थापना कब होती है? तो 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 102 हो गया। 103 प्रश्न पूछ रहा है कि बिहारी के बारे में पूछा है कि बिहारी लाल जो है किस धारा के कवि के अंतर्गत आते हैं? तो बिहारी जो है किस धारा के अंतर्गत आते हैं? रीति सिद्ध, रीति मुक्त, स्वच्छंद या फिर रीतिबद्ध। यहाँ बुद्ध नहीं होगा, क्या होगा? तो रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे जो है रीतिबद्ध नहीं होगा, क्या रीतिबुद्ध नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आते हैं। तो बिहारी लाल जो है किस धारा के कवि हैं? तो देखा जाए 103 का सही उत्तर है, 103 का सही उत्तर रीति सिद्ध के अंतर्गत बिहारी जी आते हैं। और किस काल के अंतर्गत आते हैं? तो रीति काल के अंतर्गत बिहारी लाल जी आते हैं, जो रीति सिद्ध के अंतर्गत शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो 103 का सही उत्तर ए वाला होगा। आगे देखते हैं 104 प्रश्न पूछा है कि प्रेमचंद जो है किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार माने जाते हैं? आदर्शवादी, आदर्शमुख, यथार्थवादी या फिर यथार्थवादी, फिर यथार्थोन्मुख, आदर्शवादी। तो 104 का सही उत्तर क्या है? तो 104 का यानी प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? तो ये 104 का जो है ये सी वाले, यानी कि आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी। यानी कि जो इनके उपन्यास होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, पहले उसमें आदर्श मतलब आदर्श की स्थापना होती है और फिर बाद में यथार्थ दिखा दिया जाता है। यानी जो घटना यथावत रहती है उसको यथार्थ रूप दे देते हैं। तो पहले जो है इनकी जो घटनाएँ होती हैं वो आदर्श रूप में बताई जाती है, बाद में जो है यथार्थ दिखा दिया जाता है। यानी जो है यथार्थ मतलब जो है कुछ उसमें दुख तकलीफ जो है पीड़ा अंत में दिखाया जाता है। तो इस तरह से पहले आदर्श की स्थापना करते हैं, बाद में आते आते हुए यथार्थ दिखाते हैं। तो जो प्रेमचंद जी है, अगर देखा जाए इनका जन्म कब होता है? तो 31 जुलाई 1880 को जो है वाराणसी के, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लमही गांव में इनका जन्म होता है। और इनको जो है उपन्यासकार और कथा सम्राट के अंतर्गत भी जाना जाता है। कथा सम्राट के रूप में भी जो है प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। कुछ इनके उपन्यास जान लेते हैं, जैसे कुछ उपन्यास है इनके प्रमुख उपन्यास है, जैसे सेवा सदन है। फिर सबसे पहला अगर पूछा जाए कि प्रेमचंद जी की सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? तो सबसे पहला उपन्यास सेवा सदन है। फिर उसके बाद जो है
वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, और जो है कि इसमें कुछ निर्मला है, फिर गबन है, फिर कर्मभूमि है, गोदान है, और मंगलसूत्र, जो कि मंगलसूत्र देखा जाए तो इनका यह उपन्यास अधूरा माना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रेमचंद जी का कौन सा जो है उपन्यास अधूरा रह गया था, तो मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का जो है उपन्यास अधूरा रहता। और इस उपन्यास को कौन पूरा करते हैं, तो इनके पुत्र अमृत राय पूरा करते हैं। तो जो है मंगलसूत्र भी इन्हीं का उपन्यास है, और इसके अलावा जो है रूठी रानी और प्रतिज्ञा कुछ इनके प्रमुख उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। तो इनको उपन्यासकार और कथा सम्राट जो है विशेष रूप से विश्वविख्यात रूप से जो है प्रसिद्ध है। तो 104 का सही उत्तर सी वाला सही है। आगे देखते हैं 105 प्रश्न पूछा है कि अमृतलाल नागर की जीवनी परक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन पर चित्रण किया गया है। तो अमृतलाल नागर का पूछ रहा है कि अमृतलाल नागर का जो उपन्यास है वो किसके जीवन पर जो है खंजर नयन, यानी खंजर मतलब होता है मतलब आंखों में जो रोग हो जाता है, खंजर चोट लग जाते हैं, तो उसके बारे में पूछा किसके जीवन पर जो है चित्रण किया गया, यानी किनकी आंखों में जो है विकार आ जाता है, ऐसे पूछ सकते हैं। तो 105 का सही उत्तर क्या होगा, सूरदास, रैदास, तुलसीदास या मीराबाई। तो 105 का सही उत्तर है सूरदास, जो कि सूरदास को माना जाता है कि वह जन्मांग थे, यानी जन्म से अंधे थे, तो उनकी आंखों में जो है इस तरह से कुछ विकार थे, तो उन्हीं के ऊपर जो है अमृतलाल नागर जी ने सूरदास जी के जीवन पर जो है खंजर नयन का जीवन का चित्रण करते हैं। तो 105 का सही उत्तर ए वाला होगा। आगे देखते हैं 106 प्रश्न है कि अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी को किस काव्य धारा पर दिखाई देता है। तो किस काव्य धारा पर दिखाई देता है अंग्रेजी का स्वच्छंदतावाद, तो 106 का सही उत्तर है छायावाद के रूप में दिखाई देता है, यानी कि जो अंग्रेजी का स्वच्छंदतावादी काव्य है वह जो है छायावाद की काव्य धारा पर जो है दिखाई देता है। और पूछा जाए कि छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है, तो मुकुटधर पांडे जी करते हैं छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगर पूछा जाए कि छायावाद के प्रवर्तक यानी इसकी स्थापना करने वाले कौन जो प्रमुख रूप से माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी है। सबसे पहले शब्द किसने दिया, तो मुकुटधर पांडे जी ने। तो इस तरह से जो कुछ प्रश्नों में अंतर रहते हैं। आगे देखते हैं 107 प्रश्न पूछ रहा है कि दुखी जीवन की कथा रे क्या कहूँ जो आज जो कही नहीं। पूछा है कि उपयुक्त ये जो पंक्तियां ऊपर दी गई है किस कविता से लिया गया है। तो 107 का सही उत्तर क्या है, तो ये जो पंक्तियां दी गई है ये सरोज स्मृति कविता से लिया गया। और ये सरोज स्मृति किसकी है कविता, तो ये निराला जी की कविता है। किसकी है, तो निराला जी की। निराला जी का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनको एक क्रांतिकारी कवि के रूप में भी जाना जाता है। और सरोज जो रहती है इनकी पुत्री रहती है, तो पुत्री के जो है पुत्री का जो है स्वर्गवास हो जाता है, पुत्री का जब निधन हो जाता है तो उनकी जो है शोक में जो है निराला जी ने जो है सरोज स्मृति नाम की कविता लिखते हैं। तो इस तरह से यह जो पंक्ति ली गई है सरोज स्मृति से लिया गया। आगे देखते हैं रस आखेटक के पूछा कि रचनाकार के नाम बताइए कि रस आखेटक के रचनाकार कौन है। तो ये प्रश्न जो है कल की मॉक टेस्ट में भी हमने कराया था। तो 108 का सही उत्तर जानेंगे क्या होगा, तो 108 का जो सही उत्तर है वो कुबेरनाथ राय जी हैं, जो रस आखेटक रचना के रचनाकार माने जाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न के निम्नलिखित में कौन हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। हरिशंकर परसाई जी एक व्यंग के कवि के रूप में जाने जाते हैं, व्यंग लेखक के रूप में, यानी कि जितनी रचनाएं वो व्यंग परक रचनाएं होती हैं। तो हरिशंकर परसाई जी पूछा जाए किस लिए प्रसिद्ध रूप से जो है व्यंग मतलब किस तरह से जो है रचनाएं करते हैं, तो व्यंग परक रचनाएं करते हैं। कैसी रचनाएं करते हैं, तो व्यंग परक जो इनकी कुछ जो है रचनाएं होती हैं। तो पूछा है कि हरिशंकर परसाई की इनमें से कौन सी रचना नहीं है ऑप्शन में। तो 109 का जो डी वाला सही है, डी वाला जो उत्तर है वो सही है, यानी कि जीव पर सवार इल्लियां जो है वो हरिशंकर परसाई जी की रचना नहीं है। तो इनमें से विकलांग श्रद्धा का दौरे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, प्रेमचंद के फटे जूते जो कि सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना मानी जाती है, प्रेमचंद के जीवन पर आधारित होकर लिखते हैं। तो इस तरह से इनकी कुछ व्यंग परक इनकी रचना है। तो 109 का सही उत्तर क्या होगा, तो जीप पर सवार इल्लियां। अगर देखा जाए तो किसका है जीप पर सवार इल्लियां, तो यह ईलाचंद्र जोशी जी का जो है जीप पर सवार इल्लियां है। आगे देखते 109 या 110 प्रश्न है कि एक बूंद सहसा उछली जो है किस विधा की रचना है। एक बूंद सहसा उछली तो किस विधा के अंतर्गत आता है। तो 110 का सही उत्तर क्या है, तो 110 का जो है सही उत्तर है यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली किसका कौन सी विधा है, तो यात्रा वृत्तांत। पूछा जाए किसका है, तो अमृतलाल नागर जी का जो है यह क्या है, यात्रा वृत्तांत है। अमृतलाल नागर जी का यह यात्रा वृत्तांत है। आगे देखते 111 प्रश्न है, पूछ रहा है कि विंद वन भूमि रिव वृत्र लतावती निम्नलिखित में किसका जो है विशेषण बताया गया है। यानी इस जो है पंक्ति में इस जो है कथन जो दिया गया है संस्कृत का, इसमें बताना कि कौन सा इसमें विशेषण, प्रतिहारी, महाश्वेता, चंडाल कन्या या फिर कुल देवी, इसमें कौन विशेषण के रूप में किस प्रयोग किया गया इन विकल्पों में। तो 111 का सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा, 111 में जो ए दिया है प्रतिहारी जो है इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। प्रतिहारी शब्द कैसा है, तो विशेषण इस शब्द का इसमें जो है प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं
12 प्रश्न है। अभी जो है संस्कृत साहित्य से कुछ प्रश्न लिए गए। तो पूछा श्रीयपति श्रीमती शासितुम जगत में श्रीमती शब्द में निम्नांकित में किसका विशेषण बताया गया है। तो श्रीमती शब्द में किसका जो है विशेषण बताया गया है, श्रीयपति श्रीमती शासितुम जगत। तो इसमें जो विशेषण किसका बताया गया, तो 112 का सही उत्तर देखेंगे तो सी यानी वासुदेव का घर, यानी श्रीमती शब्द में किसका विशेषण है, तो वासुदेव का घर जो है श्रीमती शब्द के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ। तो 112 का सही उत्तर सी है। आगे देखते हैं। पूछा सती च योषित प्रकृति सुनिश्चला पमुसाम व्यति भवानत्रे स्वपी पंक्ति में किस ग्रंथ से जो है उद्धृत है, यानी जो संस्कृत साहित्य का जो ये श्लोक दिया गया ग्रंथ किस जो है कथन जो है किस ग्रंथ से संबंधित यानी किससे लिया गया है। तो 113 का सही उत्तर क्या होगा, तो 113 का सही उत्तर देखेंगे तो ए वाले यानी शिशुपाल वधम से लिया गया है। किससे लिया गया, तो शिशुपाल वधम से ये जो है पंक्तियाँ जो है ग्रंथ से लिया गया शिशुपाल वध। और लिखने वाले कौन है, शिशुपाल वध। तो ये जो है ग्रंथ किसका है, तो महाकवि माघ जी का यह जो है ग्रंथ है। किसका है, तो महाकवि माघ जी का ये जो है ग्रंथ है। आगे देखते हैं 113 हो गया। 114 प्रश्न है। 114 प्रश्न पूछा है कि एनांग विकार एवं इत्येतभूत लक्षणे सूत्र में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ। एनांग विकार में और इत्येतभूत लक्षण में कौन से सूत्रों में जो है विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति, तृतीया या तृतीया या पंचमी। तो कौन सा इसमें उत्तर सही होगा, तो 114 का सही उत्तर क्या है, तो सी वाला उत्तर सही, यानी इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। एनांग विकार में और इत्यंतभूत लक्षणे में जो है किस विभक्ति का प्रयोग होगा, तो तृतीय विभक्ति यानी कि करण कारक यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति किसमें आता है, तो करण कारक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, तो करण कारक के अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सही ऑप्शन क्या है, सी, यानी इसमें दो सूत्रों का प्रयोग होता है, एक एनांग विकार और इत्यंतभूत लक्षणे। आगे देखते हैं 115 पूछ रहा है कि दाक्षी में जो है स्त्री प्रत्यय है, कौन सा स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया, गिश प्रत्यय, टाप प्रत्यय, गिन प्रत्यय या उंग प्रत्यय। तो 115 का सही उत्तर क्या है, 115 का देखेंगे सही उत्तर में ए वाला है, यानी गिश प्रत्यय का दाक्षी स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस तरह से ए वाला उत्तर इसमें सही होगा। ये संस्कृत जो है संस्कृत व्याकरण में कुछ जो है प्रत्यय का प्रयोग इसी तरह से जो है किया जाता है। आगे देखते हैं 116 प्रश्न पूछा कि कादम्बरी में बताना है किस रीति का प्रयोग हुआ। कादम्बरी किसकी है, तो ये बाण भट्ट जी का जो है ग्रंथ है। किसका है, तो बाण भट्ट जी का यह ग्रंथ है। बाण भट्ट जी का यह ग्रंथ है। कादम्बरी किसका ग्रंथ है, तो महाकवि बाण भट्ट जी का ग्रंथ। पूछा कादम्बरी में जो है किस रीति का प्रयोग हुआ है, वैदर्भी, लाटी, गौड़ी या पंचाली रीति। तो 116 का सही उत्तर क्या है, तो डी यानी पंचाली रीति का प्रयोग हुआ है। इसमें किस रीति का प्रयोग हुआ है, तो पंचाली रीति का प्रयोग किया गया है। अब 116 के बाद देखते हैं 117 पूछा कि वैसी प्रथमे सूत्र में विहित प्रत्यय कौन सा है। वैसी प्रथमे में कौन सा किस सूत्र के माध्यम से जो है विहित प्रत्यय लगा हुआ है। तो 117 का सही उत्तर क्या है, तो ए यानी गिश प्रत्यय का ही इसमें भी प्रयोग हुआ है। विहित प्रत्यय में किसका प्रयोग हुआ है, तो इसमें गिश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी गिश जो है शब्दों का नियम लगा है इसमें। आगे देखते हैं 118 की अवस्था जो है भाषा वो कैसी, अवस्था भाषा कैसी, ईरानी है, ग्रीक है, भारतीय या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो 118 का सही उत्तर क्या है, तो 118 का सही उत्तर है ए, यानी कि ईरानी भाषा। अवस्था कैसी भाषा, तो एक ईरानी भाषा मानी गई है। आगे देखते हैं 19 प्रश्न पूछ रहा है कि भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, रूसो, हार्डर, मैक्स मूलर या फिर अरस्तु। तो भाषा के जो धातु सिद्धांत का प्रतिपादक के रूप में कौन जाना जाता है, तो 119 का सही उत्तर देखेंगे तो बी, यानी कि मैक्स मूलर जी जो है भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। 119 का बी, यानी भाषा के धातु सिद्धांत के रूप में मूल प्रवर्तक देखा जाए तो जो है मूल प्रवर्तक के रूप में तो प्लेटो जाने जाते हैं। बाद में जो है फिर उसके बाद मैक्स मूलर जी जो व्यवस्थित रूप देते हैं। तो जो है मूल प्रवर्तक पूछा जाए कि सबसे पहले प्रवर्तक के रूप में कौन जानेंगे, तो प्लेटो जी जानेंगे। कौन जानेंगे, तो प्लेटो जो है भाषा के धातु सिद्धांत के रूप में जो है मूल प्रवर्तक प्लेटो जी जानेंगे। बाद में व्यवस्थित रूप देते हैं कौन, तो प्रतिपादक के रूप में या व्यवस्थित रूप देने वाले बनते हैं कौन, तो मैक्स मूलर जी। तो 119 का सही उत्तर बी है। आगे देखते हैं 120 पूछा है कि कर्मवाच्य में, तो वाच्य क्या होता है, वाच्य मतलब बोल सकते हैं वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि बोलने का विषय। अगर पूछा जाए वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। और जो है वाच्य कुल कितने होते हैं, तो वाच्य जो होते हैं वो कुल 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने होते हैं, तो कुल 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें पूछा कर्मवाच्य में किस प्रकार का संभव होता है, तो कर्मवाच्य में जिस पर कर्म पर आधारित हो, यानी कर्ता का जो प्रभाव पूरी तरह से जब कर्म पर पड़े। तो 120 का जो सही उत्तर क्या होगा, तो 120 का बी वाला होगा, यानी इसमें केवल सकर्मक, यानी जब कर्ता का प्रभाव पूरी तरह से जो है कर्म का प्रभाव पूरी तरह से जब कर्ता पे पड़ता है तो वो सकर्मक, केवल सकर्मक कर्ता का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए इसको कर्मवाच्य में जो संभव रूप से देखा जाए तो केवल सकर्मक क्रियाएं ही होंगी और किसी तरह से अकर्मक क्रियाएं नहीं होंगी। तो केवल सकर्मक जितने आएंगे तो वो कर्मवाच्य के अंतर्गत संभव रूप से माना जाता है। तो 120 का सही उत्तर बी वाला है। आगे देखते हैं 120 हो गया। 121 प्रश्न पूछ रहा है
यास्क का संबंध बताना किससे? निरुक्त से, प्रातिशाख्य से, महाभारत से, प्राचीन व्याकरण से। तो यास्क का जो है पूछा किसका संबंध है, किससे है? तो 121 121 का सही उत्तर किससे? तो ए वाला बिल्कुल सही है। किससे? तो निरुक्त, यानी यास्क जी का जो संबंध है वो निरुक्त जी से है। आगे देखते हैं 122 प्रश्न पूछा है कि नक्षत्रवाची शब्द में काल विशेष को प्रकट करता है तो विभक्ति कौन सी? नक्षत्रवाची पूछा है कि काल विशेष यानी समय के विशेष रूप को बारे में बोध कराता है, तो बताइए इसमें विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी? चतुर्थी, पंचमी, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, तृतीय, सप्तमी। तो 122 का सही उत्तर क्या है? तो 122 का सही उत्तर डी वाला यानी तृतीय सप्तमी का प्रयोग हुआ। नक्षत्रवाची शब्द जो है काल विशेष को प्रकट करता है और इसमें देखा जाए तो तृतीय सप्तमी का प्रयोग होगा। 122 का सही उत्तर डी वाला होगा। आगे देखते हैं प्रश्न है 123 रसस्य च प्रधान्य अलंकारता में किस अलंकार का जो है निषेध यानी मना के लिए किया जाता है, यानी किस अलंकार का जो है प्रयोग नहीं किया गया है, मना किया गया है कौन सा है? तो रसवत का, श्रृंगार का शब्द अलंकार है, उपयुक्त सभी का जो है निषेध किया गया है। तो 123 का सही उत्तर क्या होगा? तो 123 का सही उत्तर हम देखेंगे तो ए वाला यानी रसवत का जो है अलंकार का निषेध किया गया। रसस्य च प्रधान अलंकारता में जो है रसवत का जो है निषेध किया गया है, मनाही की गई। अगला देखते हैं 124 से किल्लिम पति व तमो अग्नि वर्षात व्यंजन नम असत्पुरुषे सेव दृष्टि विफलता गता में कौन सा अलंकार है? तो ये कुछ जो है संस्कृत साहित्य श्लोक के ग्रंथ के कुछ दिए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो 124 का सही उत्तर क्या है? तो 124 का सही उत्तर देखा जाए तो बी वाला है। कौन सा सही उत्तर है? तो 124 का सही उत्तर बी यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है कि जहाँ पर उपमेय का उपमान से जो है जो है संभावना कल्पना की जाती है। तो जब संभावना कल्पना की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जिसमें मानो, मनहु या फिर जो ऐसे शब्दों का जो है वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो है तमो शब्द लगा है, तो तमो शब्द में जो है यह भी एक वाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से 124 का सही उत्तर क्या होगा? तो 124 का सही उत्तर बी वाला होगा। आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। 125 प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है? प्रयोजन मतलब क्या होता है? तो प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन मतलब क्या होता है? तो प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य या लक्ष्य भी बोल सकते हैं। तो इनमें से किसका कौन सा जो है इस विकल्प में काव्य का प्रयोजन, काव्य की जो है उद्देश्य नहीं है, शक्ति नहीं है, निपुणता, अभ्यास या फिर उपयुक्त सभी। तो 125 का सही उत्तर क्या है कि कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है? तो जो बी है यानी निपुणता जो है वह काव्य प्रयोजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर देखते हैं कि जो आचार्य मम्मट जी हैं वे काव्य प्रयोजन को छः भागों में बताते हैं कि काव्य प्रयोजन कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। किसके अनुसार? तो आचार्य मम्मट के अनुसार जो है बोलते हैं कि जो काव्य प्रयोजन होते हैं वो कुल 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? तो एक यश होता है, धन होता है, आचार होता है, परिज्ञान होता है, अनर्थ निवारण होता है, आनंद होता है और उपदेश होते हैं। किंतु इसमें निपुणता नहीं होती है। तो इसमें शक्ति अभ्यास का भी प्रयोग किया है, किसी अन्य जो है संस्कृत साहित्यकार ने प्रयोग किए हैं। तो मुख्य रूप से मम्मट जी जो है काव्य प्रयोजन को 6 भागों में ही बांटते हैं। तो इनमें से काव्य प्रयोजन कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी वाला निपुणता भी इसमें होता है। तो किसी कवि के अनुसार जो है निपुणता भी हो सकता है। तो इसमें जो है इस ऑप्शन में कुछ जो है कि असमंजस ऐसा लग रहा है, शक्ति अभ्यास निपुणता सभी लग रहे हैं। तो इसमें जो है निपुणता या उपयुक्त सभी, क्योंकि मम्मट के अनुसार जो है इसमें मम्मट के अनुसार तो पूछ नहीं रहा है। तो इसमें पूछा कि काव्य प्रयोजन कौन से नहीं है, तो इसमें शायद बी या डी हो सकता है। तो इसमें कुछ अभी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो इस तरह से हम डी भी लगा सकते हैं। यानी कि शक्ति भी होता है, अभ्यास तो ये दोनों होते हैं, और कहीं निपुणता मतलब कार्य करने में जो निपुण होता है तो उस निपुणता भी हो सकता है। तो इसमें जो है हम लगा सकते हैं ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो है काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आते हैं। तो 125 का सही उत्तर क्या होगा? डी। अगर पूछा जाए केवल प्रश्न में कि मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, यश, धन, आचार, परिज्ञान, अनर्थ निवारण, आनंद और उपदेश। इस तरह से कुछ 6 जो है काव्य प्रयोजन होते हैं मम्मट के अनुसार। तो चलिए हमारे 125 प्रश्न जो है इस मॉक टेस्ट में पूरे होंगे। आगे जो है कुछ ऐसे ही मॉक टेस्ट लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।